हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट थर्ड। इसके पहले जो भी इसके पार्ट थे सेकंड और फर्स्ट, उस पे हम लोग ने और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। आज उसी तरीके से अपने जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम लोग अराउंड 21 से 25 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस डेक को प्रिपेयर करने के लिए कुछ इमेजेस का यूज किया गया है, तो उन इमेजेस के लिए मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। The images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owner of these images. If you are the owner of any of the images used in this slide deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार पढ़कर बताऊंगा कि इस पे क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कौन से कॉन्सेप्ट यूज होंगे, या इस पे जो की पॉइंट है वो क्या है, कैसे हम पहचाने कि कौन सा इस पे फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। ये सारी चीजें हम इस पे पहले आपको डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद फिर 10 सेकंड का समय देंगे इसको सॉल्व करने के लिए। आपको सॉल्व करना होगा, उसके बाद फिर जाकर कहीं हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि इस पे दिया हुआ है हमें कि अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल। देखिए, यहाँ पर एक थिन यूनिफॉर्म रॉड की बात करी गई है और उसकी लेंथ एल है। यहाँ पर थिन यूनिफॉर्म रॉड लिखने का भी एक मतलब है। इसका मीनिंग ये है कि हमें उसको एक सिंपल रॉड कंसीडर करना है, उस पे हमें किसी भी तरीके से जो रेडियस है वो कंसीडर नहीं करनी है, वरना हम ये मानकर अगर चलें कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर कुछ हम रेडियस जैसा कंसीडर करें, यानी कि उसकी थिकनेस कंसीडर करें अगर हम, तब फिर उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह जो होगा वो चेंज हो सकता है। इसी वजह से थिन यूनिफॉर्म रॉड की बात करी गई, जिसकी लेंथ एल दी हुई है और जो मास है वो एम दिया हुआ है, is swinging freely about horizontal axis passing through its end. Its maximum angular speed is omega. Its center of mass rises to a maximum height of. तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा रॉड है वो कुछ इस तरीके से फिक्स है एक एंड से, कि जब उसको हम लोग कुछ एक एंगुलर स्पीड प्रोवाइड करते हैं ओमेगा, तो वो क्या होगी, ऐसे मूव करेगी। और जब ये ऐसे मूव करेगी तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तरफ ऐसे फिक्स्ड है और इस पे हमने इसको कुछ ओमेगा प्रोवाइड कराया, तो इसके पास आ जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और वो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होगी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसमें, और उसी से फिर हमारा निकल कर आएगा कि वो जो उस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी हाइट तक जाएगा। तो इस पे कुछ ऐसा आपको इस कॉन्सेप्ट लगाते हुए इसको सॉल्व करना है। इसके ऑप्शन है 1/3 एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, बी है 1/6 एल ओमेगा बाई जी, सी है 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, डी है 1/एल एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। तो मैं अब आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करें हम लोग। तो जैसा कि मैंने कहा कि जितना भी हम इस पे काइनेटिक एनर्जी, पहले इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी, वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी जब ये ऐसे रोटेट करेगी इस तरफ। यानी कि अगर इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं पर है और ये, क्योंकि एक तरफ से ऐसे फिक्स्ड है और ये इस डायरेक्शन पर ऐसे रोटेट कर रही है ये रॉड ऐसे, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है ये भी कुछ हाइट तक ऐसे जाएगा। यानी कि अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पहुंच गया तो ये हाइट में आया ना अंतर, ये हाइट में अंतर आया, ये वाला, ये हमें फाइंड करना है कि वो कितना होगा। बात समझ गए? यानी कि जो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम इसके सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करेंगे कि वो एक ऐसा पार्टिकल है, उस पे पोजीशन में चेंज आया है, एच हाइट वो ऊपर गया है। क्लियर? तो इफ द सेंटर ऑफ मास राइजेस टू अ मैक्सिमम हाइट देन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनिशियली यहाँ पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि इस जगह पर ओमेगा थी वो एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और
इस पे जैसे ही इसको हमने इम्पार्ट किया तो ये मूव किया और धीरे धीरे इस पे कन्वर्जन हुआ पोटेंशियल एनर्जी पर, जिसको कि हम लोग बराबर कर देंगे। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया mgh। यहां से अब क्योंकि ये क्या है, थिन यूनिफॉर्म रॉड है, तो थिन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कॉर्नर, कोई एक कॉर्नर के अबाउट जो होता है वो होता है ml² 3। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वो होता है ml² 12। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके हम लोग ml² 3 फाइंड कर लेते हैं, यानी कि जो इस रॉड का इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो गया ml² 3। ये ओमेगा स्क्वायर हो गया और 1/2 यहाँ पर 1/2 हो गया, बराबर हो गया mgh। फिर m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो गया इधर l² ओमेगा स्क्वायर 2 into 3 बन गया 6 और g आ गया नीचे डिवाइड पर, तो h हमारा निकल कर आ गया कि h इज इक्वल टू l² ओमेगा स्क्वायर बाई 6g, यानी कि आंसर जो d है इसका वो करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। A small object of uniform density rolls up a curved surface with an initial velocity v. It reached up to a maximum height of 3v square by 4g with respect to the initial position. The object is. तो यहां पर देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि यहाँ पर हमसे कहा गया कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसपे की डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है और ये रोल अप कर रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके का यहाँ पर एक पाथ बना हुआ है, कर्व्ड पाथ है थोड़ा सा और एक स्लैंट भी है इस पे। इसमें ये एक कोई ऑब्जेक्ट है वो रोल अप कर रहा है। तो अगर हम लोग रोलिंग मोशन को देखें तो रोल जो होता है वो एक रिंग भी रोल कर सकती है, या एक सॉलिड सिलेंडर भी रोल कर सकता है, या एक हॉलो स्फीयर भी कर सकता है, या फिर एक डिस्क भी रोल कर सकती है। तो यहां पर बताया नहीं गया कि वो स्मॉल ऑब्जेक्ट क्या है, हमें यही बताना है कि वो आखिर में वो जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो क्या है, क्या वो रिंग है या सॉलिड स्फीयर है या हॉलो स्फीयर है या डिस्क है। तो ये चीज पता कैसे चलती है, अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसपे कि यूनिफॉर्म डेंसिटी है और उस पे अगर हम बात करें उसके जो डायमेंशंस वगैरह की, मान लीजिए कि जो उनका मास है और जो उनका रेडियस वगैरह है वो कैसा है, सेम है, मानकर चलते हैं कि डेंसिटी उनकी यूनिफॉर्म निकल कर आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो अब यहाँ पर फर्क पड़ेगा वो कैसे होगा, वो पता कैसे चलेगा कि सब में डिफरेंट क्या है। तो क्योंकि यहाँ पर रोटेशन से मतलब है तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पर यूज करना है और उसी से सारी चीजें को फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं अब आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं और इस पे जो एक और कॉन्सेप्ट हम लोग का यूज होगा वो वही वर्क एनर्जी थ्योरम कह लीजिए, उसका इस्तेमाल होगा, वहां से आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, मैंने आपको एक हिंट दिया, तो मैं आपको अब 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बॉडी का कैसा होता है, अलग अलग बॉडी का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसकी इस जगह पर जो वेलोसिटी है अगर वो v है, अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v है और ये जो है वो इस पे किसी तरीके का यहाँ पर स्किडिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी ओमेगा आर की। ठीक है, जहां पर ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि ओमेगा को हम निकाल सकते हैं v बाई आर, और जो आर है वो क्या है, इसका रेडियस है। तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गई क्या, इसकी सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी। और सेंटर ऑफ मास की जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो वो होता है एक तरीके से कह लीजिए कि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो, और जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात आती है तो वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की जगह पर हमने v बाई आर को पुट कर दिया। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई
ओमेगा स्क्वायर पर यहाँ पर ओमेगा की जगह आ गया वी बाई आर का होल स्क्वायर। बस इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे mgh के। यहाँ पर लग गई वर्क एनर्जी, थोड़ा ये वर्क हो गया और ये एनर्जी, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इस जगह पर थी इसके पास, टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 3v² by 4g है अगर, तो ये बन जाएगा mgh, और जो h होगा वो हो जाएगा 3v² by 4g। बस इसी को यहाँ पर h की जगह पर पुट कर दिया गया। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा कि जो मास है इधर से, इसको अभी एक मिनट हम क्या करें कि ये जो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये mv², इसको ले आते हैं इस तरफ, ठीक है। तो पहले g से g कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और बचेगा क्या, ये हाफ आई v बाई आर, इसको स्क्वायर जब करेंगे तो v²/r² हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 3/4 mv², और ये 1/2 जो है इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 mv²। अब दो का ऊपर नीचे यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नीचे बन जाएगा 4। अब देखिए एलसीएम बराबर हो गए, तो इस पे माइनस हम लोग कर सकते हैं, तो ये बचेगा 1/4 mv², और इधर से आ जाएगा 1/2 IV²/r²। तो v² से v² कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो r² है ये आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई पर, और 1/2 से इधर 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/2। यानी कि जो I निकल कर आया वो हो गया हाफ mr²। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है डिस्क का, यानी कि जो आंसर डी है वो करेक्ट हो गया कि द बॉडी इज डिस्क। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। An annular ring with inner and outer radii r1 and r2 is rolling without slipping with a uniform angular speed. The ratio of forces experienced by the two particles situated on the inner and outer parts of the ring F1/F2 कितना होगा? ऑप्शन है हमारे ए R2/R1, बी R1/R2 का स्क्वायर, सी 1, और डी है R1/R2। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई एनुलर रिंग है, यानी कि कुछ इस तरीके से एनुलस है, इसका जो इनर रेडियस है और जो आउटर रेडियस है, इस पे जो ये है अंदर वाला वो है R1, और जो बाहर वाला है वो है R2। तो ये जो है वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। तो अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, उसकी यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड दे रखी है, तो हम एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जो कि ये वही लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेट करना बाय द मींस ऑफ आर। और यहां अगर हम लोग चाहें तो टॉर्क की हेल्प भी ले सकते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं अब आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करें। तो देखिए जैसे कि अभी हमने कहा कि क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है कि एंगुलर स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो सिंस ओमेगा इज कांस्टेंट, जो v होगा वो भी कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस पे दे रखा है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। सो जो यहाँ पर नेट फोर्स है वो कितना है, 0 है, और टॉर्क भी इस पे कितना होगा, 0 होगा। तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी पार्टिकल इज ओनली अलोंग रेडियल डायरेक्शन, यानी कि इस पे जो फोर्स ये महसूस करेगा वो सिर्फ और सिर्फ किधर होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा, जो कि एक्ट करेगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि उसको सर्कुलर मोशन कराना है बस, इससे ज्यादा कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा। जो टेंजेंशियल फोर्स होते हैं वो एंगुलर स्पीड को घटाते बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रखे हुए पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो निकल कर आ जाएगा F1 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर R1। ये क्या है, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से अगर आउटर पार्ट की बात करें तो हो जाएगा F2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर R2। तो यहां से F1/F2 अगर करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको डिवाइड करने पर m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और निकल कर आ जाएगा R1/R2। यानी कि जो आंसर डी है हमारा वो करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ स्लेंडर
uniform rod of mass capital M and length L is pivoted at one end so that it can rotate in a vertical plane. तो देखिए एक स्लेंडर यूनिफॉर्म रॉड दे रखा है जिसका की मास कैपिटल M है। स्लेंडर यूनिफॉर्म रॉड का क्या मीनिंग है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सिलेंडर नहीं लिखा हुआ है। सिलेंडर से मतलब नहीं, सिलेंडर का मतलब है झुका हुआ। ठीक है, ये सिलेंडर जो है सिलेंडर्ड, इससे मतलब आप समझ सकते हैं इसको, तो सिलेंडर है झुका हुआ है ऐसे। तो अ स्लेंडर यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ L इज पाइवोटेड, यानी कि यहाँ पर पाइवोट कर रखा गया है एट वन एंड सो दैट इट कैन रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन। इसको ऐसे किया गया ताकि एक वर्टिकल प्लेन में ये ऐसे रोटेट कर सके। देयर इज नेग्लिजिबल फ्रिक्शन एट द पाइवोट, यानी कि यहाँ पर जो ये हिंज है, जो पाइवोट है इस जगह पर, वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसको मोशन में कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगा इस पॉइंट से। तो द फ्री एंड इज हेल्ड वर्टिकली अबव द पाइवोट, और जो इसका फ्री एंड है वो पाइवोट के जस्ट ऊपर यहाँ पर ले जाया गया इस जगह पर, यानी कि इसकी एक पोजीशन बताई गई इस पूरी रॉड की कि ये कुछ ऐसा है इस जगह पर, और उसके बाद इसको रिलीज कर दिया गया। ठीक है, यहां से इसको क्या किया गया, रिलीज कर दिया गया। तो द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल इज, तो पहले इसको यहाँ पर लाया गया, उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से एंगल पर इसको छोड़ दिया गया, और ये जो एंगल बन रहा है विद द वर्टिकल बन रहा है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है तो हम टॉर्क निकालकर उसको आई अल्फा के बराबर करके वहां से अल्फा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है इसको फाइंड करने का। दूसरा, अगर हम लोग चेंज इन एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं तो वहां से भी हमारा काम बन सकता है, वहां से अल्फा निकल कर आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कैसा निकालना चाह रहे हैं, मैंने आपको हिंट दिया। इसके जो ऑप्शन है वो है ए 2g/3l sin थीटा, बी 3g/2l cos थीटा, सी 2g/3l cos थीटा, और डी है 3g/2l sin थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को कि हम लोग क्या करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर क्या है कि इनिशियली जो रॉड था वो एकदम वर्टिकल पर था, तो इस पे अगर हम लोग टॉर्क की बात करें कि यहाँ पर ऐसे टॉर्क एक्ट हो रहा होगा तो वो कितना होगा, 0। ठीक है, जब ये वर्टिकल था, बट इसको क्या किया गया, थोड़ा सा ऐसे इधर धक्का दिया गया, जिसके कारण से ये क्या हो गया, कुछ इस तरीके की पोजीशन पर आ गया जो कि ऐसी दी हुई है। तो जब ये कुछ एंगल पर आ जाएगा वर्टिकल के साथ तो क्या होगा, यहां पर इसके सेंटर ऑफ मास को अगर हम लोग देखें तो सेंटर ऑफ मास की वजह से नीचे तरफ इस पे एक mg फोर्स एक्ट हो रहा होगा, यानी सेंटर ऑफ मास पर एक mg फोर्स एक्ट हो रहा होगा नीचे, वेट, यानी कि इस mg के दो कंपोनेंट ब्रेक किए जा सकते हैं। ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, अब जो टॉर्क होता है हमारा किसी भी समय पर वो होता है r क्रॉस f। क्या होता है, अगर टॉर्क हम लोग वेक्टर फॉर्म पर देखें तो ये होता है r क्रॉस f। यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए सिंपल साइन यूज किया गया, ये क्रॉस वाला नहीं है, यहाँ पर क्रॉस रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, फोर्स क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। अब अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं इसको तो क्रॉस शब्द के लिए r क्रॉस f होता, जो अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि मैग्नीट्यूड के टर्म्स पर हम लोग निकाल रहे हैं। लिखा है ना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब लिख दिया गया तो इसका मतलब ये है कि अब हम इसको लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म पर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। ठीक है, वहां से ये चीजें होंगी। तो क्या है, सिंपल सा ये फॉर्मूला तो वैसे हमारा ये होता है टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f, जबकि हमने इसको जब मैग्नीट्यूड फॉर्म पर लिखा, वर्ड्स पर लिखा, तो फोर्स इनटू लिखा हुआ है, ये क्रॉस नहीं लिखा हुआ है, ये वाला मत समझिएगा, वरना फॉर्मूला फिर f क्रॉस r हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से अब क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल कि मान लीजिए, अब इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो हम क्या करें कि ये माने कि ये जो फोर्स लग रहा है ये परपेंडिकुलर लग रहा है, इसके इसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस लेंथ के परपेंडिकुलर यहां पर ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस है इतनी,
यानी कि यहां से लेकर यहां तक, इसको अगर हम इरेज करते हैं तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है L/2 वो हो जाएगी एक तरीके से R, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई यहाँ से L/2 और ये वाला कंपोनेंट हो गया फोर्स का mg sin थीटा। तो फोर्स की जगह पर आ गया mg sin थीटा इंटू L/2 जो कि टॉर्क के बराबर हो जाएगा। इसी को इस तरीके से भी निकाला जा सकता है कि ये mg फोर्स हमारा एक्ट हो रहा है इस तरफ, और ये जो L/2 लेंथ है, ये जो L/2 लेंथ है, इस L/2 का साइन थीटा कंपोनेंट अगर हम देखें तो ये होगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो होगा L/2 साइन थीटा। तो यहां पर भी अगर हम लोग देखें इस mg को, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ऐसा है, यानी कि इस जगह पर हम मान सकते हैं कि ऐसा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी वैसे ही 90 डिग्री बन रहा है। तो ये कंपोनेंट हो गया L/2 साइन थीटा और ये हो गया mg। तो इनका और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही एक्सप्रेशन निकल कर आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं ऐसे लगा रहा हूं तो गलत है, या मतलब आपके लिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने तरीके से लगा रहे हैं तो क्या वो गलत हो गया? नहीं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, उस पर आपको सही तरीके से उनको अप्लाई करना चाहिए, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप चाहे mg साइन थीटा इंटू L/2 करें या L/2 साइन थीटा mg करें, वो सेम ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमें दोनों के बीच लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होता है। ये हो गया। अब यहां से क्या है कि ताऊ हम लोग जानते हैं वो आई अल्फा होता है, तो mg साइन थीटा इंटू L/2 ये टाउ के बराबर ही था। तो इसको और इसको कर देंगे हम लोग बराबर, बट बराबर करने के पहले क्या करेंगे कि ये जो आई है इसको फाइंड कर लेंगे। अब ये जो आई है वो क्या है, इस रॉड का है, और ये रॉड कैसा है, थिन यूनिफॉर्म रॉड है। तो इस थिन यूनिफॉर्म रॉड के इस एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर इसका मास m है और लेंथ टोटल l है तो होता है ml²/3। अभी मैंने ये शुरुआत वाले क्वेश्चन पर बताया था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रॉड का हो जाएगा वो ml²/3 होगा, जिसको कि हम लोग पुट कर देंगे इस जगह पर, जिससे कि अब आई अल्फा बराबर mg साइन थीटा इंटू L/2 को जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा L/2 बराबर आई इंटू अल्फा। यहां से m कैंसिल आउट हो जाएगा, जो ये L² है नीचे डिवाइड पर आ जाएगा, तो एक L से एक L भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे L आ जाएगा, नीचे आ गया, और 3 ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई पर, तो ये बन जाएगा 3/2, और g साइन थीटा पहले से ही है तो हो गया अल्फा इज इक्वल टू 3g साइन थीटा बाई 2l, ये निकल कर आ गया। यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हॉरिजॉन्टल फोर्स F acts on the sphere at its center as shown. Coefficient of friction between ground and sphere is mu. What is the maximum value of force for which there is no slipping? तो देखिए इस तरीके की कंडीशन को हम लोग अभी इन जो अभी क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व किए वहां पर मैं बार बार उसको बोल रहा था कि जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होती है उस समय जो इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है वो इसके ओमेगा की वजह से जो वेलोसिटी है, मतलब कि ओमेगा आर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो ओमेगा की वजह से इस जगह पर जो वेलोसिटी होगी वो बराबर हो जाते हैं, और तब जाकर इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो होती है कितनी, 0। तब जाकर जो टायर है वो टायर या जो भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है वो स्लिप नहीं करता, ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब मान लीजिए कि हमारी जो ऐसी कोई रोड है जहां पर कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है एक स्फीयर और ग्राउंड के बीच में वो म्यू है, तो अगर उसको हम क्या करें, उसको धक्का लगाएं, पहले कुछ फोर्स उस पर एक्ट करे, इसके सेंटर ऑफ मास पर कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं, तो इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को लगाने की वजह से एक सबसे पहले जो मतलब कुछ ऐसा समझिए कि जैसे कार खड़ी है या बाइक खड़ी है, आपने उसको मूव कराना स्टार्ट किया, तो जब आप मूव कराते हैं उस समय आप कुछ लगाते हैं फोर्स। तो बाइक का पहिया कुछ ऐसा ही होता है, और यहां से आप लगाते हैं इस डायरेक्शन पर फोर्स, तो ये फोर्स यहाँ पे लगता है, ये आगे बढ़ता है। तो ये पूरी सिचुएशन जहां पर ये हैंडल है, हैंडल
वगैरह को अगर हम भूल जाए तो फोर्स एक्चुअली यहीं पर तो या इस तरीके से लग रहा है, ऐसी सिचुएशन ही तो हो गई। तो इस समय क्या होता है कि स्टार्टिंग जो होती है वहां पर बनता है हमारा एक स्किडिंग वाली प्रोसेस बनती है, पहले बनती है यहाँ पर स्किडिंग वाली प्रोसेस, तब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है, तब जाकर ये इस पे रोलिंग होना चालू होती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें यही बताना है कि वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा कि स्लिपिंग ना हो। मतलब कि सोचिए इस बात को कि रोल करना स्टार्ट करे, फ्रिक्शन तो अपना रोल प्ले करे बट रोलिंग मोशन वहां पर स्टार्ट हो। मैंने यहाँ पर दो चीज बोल दी, एक रोल और एक रोल। ये रोलिंग मोशन के लिए है, और ये रोल जो वो अपना एक क्या कहते हैं कि अपना एक पार्ट प्ले करना वाला रोल प्ले वाली बात हो गई। ओके, तो जो कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कह लीजिए फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शनल फोर्स है, वो अपना एक रोल प्ले करेगा उसको मूव कराने के लिए, उसकी रोलिंग के लिए। तो हमें बताना है कि हम जो एफ अप्लाई कर रहे हैं उसके सेंटर ऑफ मास पर, वो कितना करे, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे कि ये रोलिंग तो हो बट स्लिपिंग ना हो, रोलिंग तो हो बट स्लिपिंग ना हो। ये है इस पूरे क्वेश्चन पे जो हमें बताना है। तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह लगाकर आपको इसको निकालना होगा इस पॉइंट पर। तो अब इसके जो ऑप्शन है वो है ए, एफ इज लेस देन और इक्वल टू 5/2 म्यू एम जी, बी, एफ इज लेस देन और इक्वल टू 7/2 म्यू एम जी, सी है एफ इज लेस देन और इक्वल टू 9/2 म्यू एम जी, और डी है एफ इज लेस देन और इक्वल टू 3/2 म्यू एम जी। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, आइए इसको अब हम लोग समझें कि कैसे यहाँ पर मैं कह रहा था। तो अगर हमने मान लीजिए कि इस ये बॉडी है और हम ट्रांसलेशन के बारे में देख रहे हैं, तो इस पूरी बॉडी को क्या मानते हैं कि ये एक पॉइंट पार्टिकल है, और पॉइंट पार्टिकल पर अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसके अपोजिट साइड पर लगेगा एक फोर्स जो कि होगा फ्रिक्शनल फोर्स स्टार्टिंग वाला। तो F माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला फोर्स हमारा बड़ा होगा और फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, तभी ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये हो गया। अब यहां से क्योंकि अब हमारे पास दो फोर्स है, एक तो एफ है, एक तो कैपिटल एफ है और एक ही स्मॉल एफ है, तो दोनों की वजह से टॉर्क आ सकता है। तो अब हमें देखना है कि टॉर्क किसकी वजह से आएगा। तो एक्चुअली जो टॉर्क आएगा वो आएगा इसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, तब जाकर ये रोटेट करेगा। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जो फ्रिक्शन होता है वो अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बॉडी को रोल कराने के लिए, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर फिर टॉर्क कौन जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ आर इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये है जो स्फेयर होता है, स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, और अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं A/R। और ये चीज कैसे लिख पाए पता है? ये लिखा हुआ है ना इस पे कि ये नो स्लिपिंग, तो इससे ये कंडीशन निकल कर आई कि अल्फा इज इक्वल टू A/R। ठीक, तो ये बन गया हमारा। देखिए, टाउ को हम लोग लिख सकते हैं कि जो टॉर्क लगेगा इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो हो जाएगा F इंटू आर। ठीक है, F इंटू आर, ये इंटू से मतलब है डॉट नहीं आएगा, टॉर्क में डॉट प्रोडक्ट वाला काम नहीं होता, ये सिर्फ इंटू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो F इंटू आर इज इक्वल टू 2/5 एम आर, मतलब एम कैपिटल आर स्क्वायर इंटू A/R। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, और यहां से फिर जो F है वो निकल कर आ जाएगा 2/5 एम ए। अब जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, यानी कि सेकंड इक्वेशन हो गई, और जो फोर्स की वाली पहली इक्वेशन थी, तो फिर जब हम निकालेंगे तो स्मॉल एफ और कैपिटल एफ के बीच में रिलेशन आ जाएगा कि F इज इक्वल टू 2/7 कैपिटल एफ। तो यहां से अब हम कंडीशन लगा सकते हैं कि ये तो एक क्या हो गई, लिमिटिंग कंडीशन हो गई। तो 2/7 कैपिटल एफ कम होना चाहिए से ये मतलब ये कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए म्यू एम जी के। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की।
फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है। एफ मैक्स हम लोग पढ़ते हैं कि एफ मैक्स से कम या बराबर होगा, हो सकता है फ्रिक्शन, यही पढ़ा है ना हम लोग ने। तो इसी कंडीशन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ये जो लिखा हुआ है इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं कि ये, तो एफ मैक्स जो होता है हमारा वो म्यू एन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? म्यू एन के। और यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है वो एम जी के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन पर कोई मोशन नहीं हो रहा है, और यहां से अगर हम लोग देखें तो जो नॉर्मल होगा वो इधर लगेगा, और जो कि एम जी के जस्ट अपोजिट होगा उसको काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, यानी कि नॉर्मल जो है वो एम जी के बराबर होगा। इससे यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एन की जगह पर एम जी पुट कर सकते हैं। तो इसको जब उठाकर हम लोग पुट करेंगे एफ मैक्स की जगह पर, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी। और जो ये है एफ की वैल्यू हमने निकाल ली कि ये होगी वैल्यू, तो उसको यहाँ पर 2/7 कैपिटल एफ रख दिया, तो ये इक्वेशन निकल कर आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे निकल कर आ गई, समझ पे आ गई बात? बस अब यहां से हम लोग इसको अरेंज कर देंगे, तो 7 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई पे, 2 नीचे आ गया डिवाइड पे, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एफ इज लेस देन और इक्वल टू 7/2 म्यू एम जी। यानी कि जो फोर्स है वो इतने से तो कम होने चाहिए, बराबर हो, तभी स्लिपिंग नहीं होगी और वो मूव करेगा, वरना स्लिपिंग हो जाएगी। तो जिसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग ने आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया रोटेशनल मोशन से रिलेटेड, जो कि बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। आई होप जो आज का सेशन था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए धन्यवाद।